Assalamu alaikum. So in this video, I will guide you about the stand-ups preparation कि किस तरह फर्स्ट ईयर के बच्चों को stand-up प्रिपरेशन करनी चाहिए, इवन बाकी सब ईयर्स के बच्चों को भी किस तरह stand-ups की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ सवाल जो बहुत ज्यादा उठते हैं कि stand-ups की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, सब्जेक्ट्स को अलग-अलग किया जाए या एक साथ पैरेलल लेके चला जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि stand-up की वेटेज क्या होती है इन द इंटरनल असेसमेंट। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंड अप का क्या फायदा होता है और इसको हम किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो मैं वन बाय वन इन सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा विद डिटेल कि आप लोग किस तरह अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम स्टैंड अप की प्रिपरेशन करनी किस तरह होती है। मिनिमम आपने, अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम आपने 30 टू 35 डेज पहले स्टैंड अप से अपना कोर्स एक बार ये एटलीस्ट रीड कर चुके हो। मतलब स्टैंड अप की प्रिपरेशन आपने 30 टू 35 डेज में लाजमी करनी है। अगर आपके पास ओनली 30 डेज है, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने 30 डेज को किस तरह यूटिलाइज करना है। कभी भी पैरेलल सब्जेक्ट लेके नहीं चलने, हमेशा वन बाय वन सब्जेक्ट। यानी अगर फिजियो कर रहे हैं तो सिर्फ फिजियो, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी कर रहे हैं तो सिर्फ एनाटॉमी। अब इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री और फिजियो आपने सबसे स्टार्ट में करनी होती है। अगर 30 डेज हैं, तो आप इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 16 डेज फॉर एनाटॉमी, 6 days for biochemistry and 8 days for physiology। ये इनफ होते हैं। अगर आपने एक बार ही कोर्स को रीड कर चुके हैं, देन अगर आप 30 डेज में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये इनफ है। अगर 35 में करते हैं तो इसी तरह आप लोग इसको डेज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टैंड अप की बात आती है, सबसे पहले फिजियोलॉजी अगर 8 दिनों में तैयार करनी है तो आप लोगों ने कोर्स को डिवाइड कर लेना है 7 दिनों में। अगर 8 दिनों में तैयार करनी है तो 7 डेज पे डिवाइड करना है। 7 दिनों में डिवाइड करने का मकसद क्या है कि आपने 7 डेज में अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी। एट द एंड होता है समटाइम्स 7 डेज का अगर आप टारगेट बनाते हो, आप 7.5 डे में अचीव करोगे। फिर आपने पास पेपर्स लाजमी करने हैं। स्टैंड अप में याद रखिएगा, पास पेपर का बहुत बड़ा रोल है। द रीजन इज कि आप जब स्टैंड अप की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आप अगर बुक को रीड करते हो तो पास पेपर आपको बताते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको क्या पता लगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपने बुक को रीड कर लिया। अब आपने जब स्टैंड अप देने के लिए बैठना है, जब आप स्टैंड अप दोगे, तब आपको आइडिया होगा कि आपको क्या चीज इवन पास पेपर करने के बाद भी नहीं आती। यानी पास पेपर आपका बहुत हद तक चीजों को एक जगह पे कंपाइल कर देगा और आपको समझा देगा कि ये चीज इस तरह याद करनी है। बट स्टिल जब आप स्टैंड अप में बैठोगे, आपको बहुत सी चीजें नहीं आ रही होगी। उसकी रीजन क्या है, आपको फिर पता लगेगा कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ पे हैं। तो आप लोगों ने जब प्रोफ की हॉलीडेज है, फिर उन शॉर्ट कमिंग्स पे बहुत अच्छा वर्क करना है। इस तरह क्या होता है कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स भी पूरी हो जाएंगी। आपका जो पास पेपर अगेन जब रीड करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फिजियोलॉजी का तो ये आइडिया होता है। देन कम्स टू द बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी के अब दूसरी बात पूछी जाती है कि हम शॉर्ट लिस्टिंग करें, नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो आई वॉन्ट रिकमेंड एनी नोट्स फॉर फिजियोलॉजी इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, but I will highly recommend to make notes in second year MBBS। second year MBBS CNS के लाजमी नोट्स बनाए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिहाज से मैं मेन बात करूंगा कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने गाइटन रीड करनी है। गाइटन के बाद उन्होंने जो क्विक रिवीजन होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने 1.5 डे दिया हार्ट को, तो आपने कोशिश करना है कि 1.25 डे में हार्ट कंप्लीट करें। जो पीछे 2.5 डे रह गया है, उसमें आप हार्ट को फिर दो से जल्दी से एक बारी गो थ्रू करें। इससे क्या होगा, आपने एक बारी गाइटन की, एक बारी फिर दो से गो थ्रू हुआ, आपकी डबल रिवीजन होगी। तो डबल रिवीजन हमेशा जहन में इम्प्रिंट होती है और फिर दोस्त आपको एससीक्यू करने का बताएगी और गाइडन आपको एमसीक्यूज करने का बताएगी। ये होगी फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन। अब फिजियोलॉजी के बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। अब टाइम है कि बायोकेमिस्ट्री को शॉर्ट लिस्ट किया जाए। अब बायोकेमिस्ट्री के 8 दिनों में अगर 6 दिन देते हो ना, तो सारे टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करना इम्पॉसिबल होगा।
द रीजन इज के 6 दिनों में बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करनी है अगर, तो आपको थोड़े स्पीड से भी काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम दे के भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि हाफ टॉपिक्स को एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट कर लो, और वो टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करो जो अच्छे आते हैं। अब उससे क्या होगा कि वो चीज आपकी कंपाइल हो गई है। अब जब आप प्रूफ की प्रिपरेशन हॉलीडेज में आओगे, तब आपको वो चीज बहुत इजीली कर लोगे, उस पर कम टाइम देना पड़ेगा, बट वो आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। अब प्रूफ की हॉलीडेज में बाकी उन चीजों की शॉर्ट लिस्टिंग करो जो पहले नहीं की थी। इससे क्या होगा, जो पहले आपने नहीं शॉर्टलिस्ट किए थे वो आपको तब मुश्किल लगते थे, लेकिन आप एक बारी सेंड अप के लिए गो थ्रू हो गए। अब जब प्रोफ में, जब आप प्रोफ के प्रेप हॉलीडेज में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करने लगोगे, अब तब आपको वो आते हैं, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में पता है, आपको उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करना भी इजी हो जाएगा। यानी 50% शॉर्ट लिस्टिंग बायोकेमिस्ट्री की प्रोफ सेंड अप की प्रेप लीव्स में करें, और 50% इन द प्रोफ प्रेप लीव्स। इससे क्या होगा कि आगे 100% बायोकेमिस्ट्री की short listing हो जाएगी। It will really help you at the end of the day because you will get almost 2.5 day for the preparation of the prof। तो जब 2.5 day में रिवीजन करनी है तो ये आपके नोट्स बहुत हेल्प करेगा। द रीजन इज द बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी स्कैटर्ड सब्जेक्ट, यू नो, यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम सत्या, लिपिनकोट, हार्पर। सो जब इतना स्कैटर्ड सब्जेक्ट होता है ना, और 2.5 day होते हैं, तो बुक स्विच करते करते आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, तो तब बुक स्विच करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बेस्ट होता है कि उस दिन एक बुक पे रहना। फॉर एग्जांपल, आप उस दिन सिर्फ लिपिन कोड की चीजें लिपिन कोड से करोगे, बाकी जो चीजें हैं वो आपने इन दिनों में शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको सत्या, हार्पर और मुश्ताक पे स्विच नहीं करना पड़ेगा, वो आपके नोट्स होंगे, और लिपिन कोड को आप एज ए रेफरेंस यूज करोगे जो टॉपिक्स लिपिन कोड से करने हैं। इस तरह हमेशा ये याद रखना, लिपिन कोड की शॉर्ट लिस्टिंग कर लो बेशक, बट लिपिन कोड को उधर से रीड करिएगा, बिकॉज उसकी लाइंस एमसीक्यूज आएगी। बाकी जो सत्या के बारे में है कि सत्या, हार्पर और मुश्ताक को कंबाइन करके जो टॉपिक्स है, वो जिसने शॉर्टलिस्ट करने हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लें। इट विल रियली हेल्प, यू विल फील। जब 2.5 day होता है ना, तो उस टाइम बुक स्विच करना एक बहुत ज्यादा अजाब बना होता है, तो वो इतना इजी काम नहीं होता। तो ये आपके पास होगी अब बायोकेमिस्ट्री भी। देन कम्स टू द एनाटॉमी। एनाटॉमी में एक असूल याद रखना है। फॉर एग्जांपल, आपने एनाटॉमी को 16 डेज दिया है, तो असूल ये है कि 16 डेज अगर देते हैं तो 13 डेज में कोर्स खत्म करना है, 3 डेज रिवीजन। कभी भी एनाटॉमी को इस तरह नहीं करना कि मैं 16 के 16 डेज कोर्स खत्म करूं और सेंड अप देने चला जाऊं या प्रूफ देने चला जाऊं। हमेशा जो एनाटॉमी है उसको 3 दिनों पहले खत्म करना है, बिकॉज एनेटमी इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, आपको रिटेन नहीं रहेगी। अगर आप 16 के 16 दिन सिर्फ एनेटमी पढ़ के जाके एनेटमी का प्रूफ या सेंड अप देने चल जाते हो, तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा। बट आप 13 डेज करो, और अब 3 दिनों में वो जो 13 डेज की मेहनत है उसको रिवाइज करो। इट विल रियली हेल्प, और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, एनेटमी को जिस तरह भी डिवाइड करना है डिवाइड करें, बट एनेटमी को बड़ा स्मार्टली डिवाइड करना। उसकी रीजन ये है कि हिस्टोलॉजी को टाइम नहीं मिलता। हिस्टोलॉजी का बेस्ट तरीका यही होता है कि डायग्राम को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए। अभी आप लोगों के पास इवन टाइम है, अभी नम्स के सिर्फ ज्यादातर अभी प्रोफ करीब है और सेंडअप्स करीब है, बट बाकी यूएचएस के पास अभी इनफ टाइम है। वो जो इम्पोर्टेंट हिस्टोलॉजी का मटेरियल है उसको एक जगह जगह पे कंपाइल कर ले। उसका क्या फायदा होगा, जब वो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ये सारे रीजन्स कर रहे होंगे, तो डेली हिस्टो को 2 से 3 पेज कर लिया करें, 1 घंटा दे दिया करें। और हमेशा एक और बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी कोई साइड चीज करनी होती है ना, फॉर एग्जांपल आप अपर लिम्ब कर रहे हो, साथ आपने हिस्टोलॉजी का थोड़ा सा करना है, यानी हाफ आवर या 1 आवर, तो कभी भी उसको दिन के एंड पे नहीं छोड़ना, वो दिन के सबसे स्टार्ट में करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्टोलॉजी का सोचा मैंने आज 2 डायग्राम बनानी है, बाकी दिन मैंने अपर लिम्ब करना है, तो आपने उठ के जब पहला काम करना है वो हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स है वो बना ली, अब अपर लिम्ब पूरा दिन करें। तो इस तरह यह होता है कि आपको अपना दूसरा टारगेट पता होता है। अदरवाइज आप का जो मेन टारगेट होता है, आप उसको पहले सुस्ती से अचीव कर रहे होते हैं, बाद में आप उसको तेजी से अचीव करने लग जाते हैं, और आपके पास जो साइड टारगेट होते हैं वो पूरा करने का टाइम नहीं बचता। तो इस तरह एनाटॉमी करनी है। एनाटॉमी में 3 डेज रिवीजन के किस तरह करने हैं, उसमें आपने जो शॉर्ट लिस्टिंग की होगी, एनाटॉमी की शॉर्ट लिस्टिंग वो चीजें करें जो याद नहीं रहती। इट विल हेल्प।
क्लिनिकल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो वह क्लिनिकल्स की बहुत अच्छे से कंपाइल करके वीडियो बनाई गई है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो लाजमी देखें। उसमें बहुत अच्छे से केएलएम के क्लिनिकल सारे कवर किए गए हुए हैं। मोस्टली बीडी के क्लिनिकल्स तो आप लोग कर लेते हो जब बीडी पढ़ रहे हो, बट केएलएम के क्लिनिकल निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, जबकि वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, अब क्लिनिकल दौर की तरफ आ रहा है, अब वापस यूएचएस या नम जो है वो क्लिनिकल को अब ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। सो दैट्स व्हाई द क्लिनिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज you can do everything, every SCQ from the theory and the past paper, but when it comes to the MCQs thing, then you have to know each and every concept regarding the clinical, because clinical जब तक आपको नहीं आते होगे यू कैन नेवर सॉल्व द एमसीक्यू। एससीक्यू सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज वो पास पेपर में से काफी कुछ कवर हो जाता है। बट हमेशा मार्क्स डिपेंड इस बात पे कर रहे होते हैं और कर रहे होते हैं कि आप कितना अच्छा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज एमसीक्यूज वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसका नॉलेज अच्छा है। नॉलेज कभी भी हार्ड स्टडी से अच्छा नहीं होता, हमेशा स्मार्ट स्टडी से अच्छा होता है। आप कभी भी क्लिनिकल में हार्ड स्टडी से परफेक्ट नहीं बनते, हमेशा स्मार्ट स्टडी से परफेक्ट बनते हो। उसकी क्या रीजन है? कोई ऐसी डिजीज है जो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप उसको पढ़ने बैठ जाओ, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आपने हमेशा डिजीज को प्रायोरिटाइज करना होता है, आपने हमेशा कोर्स को प्रायोरिटाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये, आप एनाटॉमी के रिलेशंस करने बैठ जाओ, बाकी चीजें छोड़ दो, तो इसका कोई फायदा नहीं, रिलेशंस का भी आपको कोई फायदा नहीं। उसके रीजन ये है कि अगर आपको मीडियन आर्टरी है और अल्नर आर्टरी है, इनके कोर्स आते हैं, इनकी पोजीशनिंग आती है, तो आपको इनके रिलेशंस करने में कोई मसला नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? जब आप पूरा लिम कर लोगे, आपको पता है कि किस मसल की लोकेशन क्या है, आपको पता है, आप उतना जो टाइम जो रिलेशन पे जाया करना था वो आप दूसरी प्रोडक्टिव चीजों पे लगाओ। एट द एंड आपको हर चीज की जब लोकेशन पता होगी, आप किसी का भी रिलेशन बना सकते हो। तो हमेशा एमबीबीएस में प्रायोरिटाइज किया जाता है हाई यील्ड चीजों को, बिकॉज हाई यील्ड चीजें ही आपको अच्छा क्लिनिशियन बना सकती है, अच्छा डॉक्टर बना सकती है, और उसके अलावा अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अगर आप सिर्फ रट्टे पे बेस करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो समझ के पढ़ के अगर सोचते हो आप मार्क्स ले लोगे, तो ये शायद आप लोग की भूल है। अगर आप ले भी लोगे, कभी भी आपको नॉलेज रिटेन नहीं रहेगा। रिटेन हमेशा वो चीज रहती है जिस पे फोकस किया, और फोकस हमेशा उस चीज पे करना चाहिए जिसका फायदा हो, अदरवाइज बाकी चीजों पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं। अब एनेटमी की तरफ आते हैं। जनरल एनेटमी को 1.5 दिन से ज्यादा नहीं देना, वो 1 डे में भी हो सकती है। अब स्टैंड के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये कि स्टैंड में ट्राई करें हर चीज से एक बारी गो थ्रू हो जाए। बेशक आपको दिन में 16 घंटे लगाने पड़ते हैं, लगा लें। जो आखिरी 3 महीने होते हैं उस पर रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है। जिसने डिस्टिंक्शन लेनी है, जिसने अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो 3 महीने जितना ज्यादा गुड़ डालेगा उतना मीठा रिजल्ट मिलेगा। जिसने ये 3 मंथ जाया किए, बेशक उसने 9 मंथ बहुत अच्छा पढ़ा हो, बेशक उसने 9 मंथ 12-12 घंटे पढ़ा हो, लेकिन जिसने ये लास्ट 3 मंथ जाया कर दिए, तो वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेगा, वो दरमियाने मॉडरेट मार्क्स पे रुक जाएगा। उसकी रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑलवेज गुड। हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी जब आपकी होती है ना, कुछ चीजों के बारे में, जो चीजें आप पहली बार जिनसे गो थ्रू कर रहे होते हो, जिसकी विजुअल मेमोरी आपके पास कोई नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपके पास कोई नहीं है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म डोमिनेट कर जाती है। तो जो आखिरी 3 महीने में बच्चे पढ़ते हैं अच्छा, उनके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब जो 3 महीने में बहुत मेहनत करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा अपने आप को, जो खास तौर पे अभी यूएचएस के, वो अभी रिलैक्स थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी 3 मंथ जिसने अच्छे लगाए उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज इसकी तरफ के इंटरनल असेसमेंट में इसकी क्या वैल्यू है। सेंडअप्स की बहुत वैल्यू होती है। सेंडअप के मार्क्स हर टीचर के सामने पड़े होते हैं और वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। उसकी रीजन क्या है? सेंडअप से वो आइडिया लगाते हैं कि हमारा पेपर, क्योंकि वो एचओडी ने बनाया होता है, वो इससे अंदाजा लगाता है कि मेरे पेपर में ये कितना तीर मार चुका है। जब उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पेपर में इसने इतने मार्क्स लिया, अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो वो एचओडी को तो यही होगा ना, उसने तो अपने हिसाब से बड़ा मुश्किल पेपर बनाया होगा या बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड पेपर बनाया होगा। जब उसको आइडिया होगा इसने मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स लिया है, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा वाइवा में, वो आपको फैसिलिटेट करेगा वाइवा में। हमेशा याद रखना है, सेंडअप पे आपके प्रॉफ के मार्क्स बेस कर रहे होते हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट तक। उसकी रीजन ये है, अगर आपने सेंडअप्स में अच्छा पढ़ा, आप प्रॉफ की प्रेप लीव्स में काफी ज्यादा
सेटिस्फैक्टरी माइंड से पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो और आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद उसके मार्क्स आपको वाइवा में एक बहुत बड़ा एड दे देते हैं। तो ये आ जाते हैं इंटरनल असेसमेंट में। नाउ कम्स टू द शॉर्ट लिस्टिंग थिंग, जो पूछा जाता है कि शॉर्ट लिस्टिंग अब की जाए। हाँ, अब टाइम है, आखिरी 35 डेज, नाउ दिस इज द टाइम। नाउ शॉर्ट लिस्टिंग डजंट मीन के सारी बुक को छापा मार दिया। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है मुश्किल चीज, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जस्ट ये चीजें। वो किस तरह पता लगता है? आप जब पढ़ते हो ना, एक पोर्शन वो होता है जो आपको आता होता है, जो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती। कभी भी जो चीज आती है ना, उसको पढ़ पढ़ कर खुश नहीं होना होता कि ये मैंने इतना कर लिया। हमेशा क्रिटिकली चीजों को देखें कि एग्जामिनर इसमें से क्या दे सकता है, इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब आप लोग को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मायस्थीनिया ग्रेविस इज इंपॉर्टेंट, नाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर द मायस्थीनिया ग्रेविस। इफ यू वांट टू शॉर्टलिस्ट समथिंग इन फिजियोलॉजी, तो आप ये क्लिनिकल्स कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, हाँ, बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग आप ओवरऑल कर सकते हैं, उसमें आप इंपॉर्टेंट चीज बेशक ना ओवरऑल करें, उसकी इंपॉर्टेंट चीज की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। या तो बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग बिल्कुल नहीं करें या ओवरऑल करें, तो इट विल हेल्प। जो एनेटमी की शॉर्ट लिस्टिंग है वो हमेशा बड़ी देख के की जाए, बिकॉज एनेटमी ऐसा सब्जेक्ट है विच इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट। एनेटमी की शॉर्ट लिस्टिंग का क्या फायदा होगा? प्रोफ से पहले जो 1-2 घंटे होते हैं ना, तब आप कुछ भी जहन में नहीं पड़ रहा होता। उस टाइम आपने जो शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, आप वो शॉर्ट लिस्टिंग देखें और उसको बार बार रिवाइज करें। शॉर्ट लिस्टिंग का मुझे आप लोग का आइडिया नहीं, बट मैं अगर अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को अपने जमाने का बताऊं, तो अगर एमकेट से मैं अपनी शॉर्ट लिस्टिंग लेके भी दिखाऊं, तो मैं ये बताता हूं कि एमकेट में बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग में से 88 में से 40+ एमसीक्यूज थे। फिर एमबीबीएस की शॉर्ट लिस्टिंग में मेरे हर जिस चीज की शॉर्ट लिस्टिंग करता था, उसमें से 50% एमसीक्यूज लाजमी आते थे। उसकी रीजन क्या होती थी? मैं शॉर्ट लिस्टिंग कभी उस चीज की नहीं करता था जो चीज मुझे आती है, जो चीज अनइम्पोर्टेंट है उसकी भी नहीं करता था, जो चीज मुझे लगता था आ सकती है। फिर जो चीज मुझे बिल्कुल याद ही नहीं होती थी, हमेशा उस चीज की शॉर्ट लिस्टिंग करो जो याद ही नहीं होती। शॉर्ट लिस्टिंग में फ्लो चार्ट्स बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, इस तरह शॉर्ट लिस्टिंग होती है। कंप्लीट कंप्लीट पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते। जिस शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ही ये होता है इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए। फिर सेंड अप के बारे में, कि सेंड अप में जब भी बैठो तो कोशिश करो कि जब भी सेंड अप देना है ना, इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो भी क्वेश्चन आया है उसको देखो कि किस तरह आंसर देना चाहिए। उसको सोचो कि एग्जामिनर अगर मैं होता तो मुझे क्या चीज पसंद आती, मैं क्या चीज सुनना चाहता। हमेशा टू द पॉइंट आंसर करो। सेंड अप से पहले पास पेपर लाजमी करके जाने हैं, पहली टिप। शॉर्ट लिस्टिंग जिस तरह बताई है उस तरह लाजमी करनी है, दूसरी टिप। एक बारी कोर्स से गो थ्रू लाजमी करना है, सेंड अप में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब सेंड अप अगर अच्छा हो जाता है, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वन थिंग, देन यू विल फील कि आपके पास इतना टाइम है कि आप इजीली प्रूफ की प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ इतना टाइम होता है जब व्हेन यू विल सिट फॉर द प्रूफ प्रिपरेशन इन द प्रिपरेशन लीव ऑफ द प्रूफ, तो आपको पता होगा कि ये चीजों से मैं गो थ्रू हो चुका हूँ। 50 to 60% या 70% ऑलमोस्ट ऐसा कोर्स होगा जिसमें से आप बहुत अच्छा गो थ्रू होके गए। अब आपने उस 70% को पढ़ पढ़ के खुश नहीं होना। आपने वो जो 30 या 40% है उसको टाइम देना है, 60 to 70%। और जो 70% जो अच्छा था उसको आपने टाइम देना 30, 40 या 45%। इससे क्या होगा? अब आपकी सारी चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। जब आप प्रूफ की, अब प्रूफ की जो एनाटॉमी से पहले 3 दिन आपने रखने हैं उसमें पढ़ेंगे, आपके लिए कोई चीज मुश्किल या कोई चीज आसान नहीं होगी, आपके लिए सारी चीजें इक्वल होंगी। आप फिजियो का प्रूफ करेंगे, कोई चीज मुश्किल आसान नहीं होगी, सारी इक्वल होंगी। और जब इक्वल होती है चीज, तो आप बड़े सेटिस्फैक्टरी माइंड के साथ काम करते हैं, और जब सेटिस्फैक्टरी माइंड के साथ काम करते हैं आपकी हमेशा एफिकेसी ज्यादा होती है, आप हमेशा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। So these are the few tips which you have to follow, which you need to follow during the send-ups, and it is going to help you a lot. और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से बताई गई है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हवाई फायरिंग की गई हो। तो एक्सपीरियंस से हमेशा चीज सीखनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि कुछ चीजें होती है जो आप जब तक प्रैक्टिकली खुद
उसमें से गुजर नहीं जाते, आपको आती नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का एक्सपीरियंस पढ़ लेते हैं, तो भी आप अगर उसको फॉलो नहीं करते, तो ये आपकी अपनी गलती होती है। उसकी रीजन ये है कि कोई अगर एक्सपीरियंस से बात बता रहा है, तो जरूर कुछ लोग कन्वे सही नहीं करते। बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, क्योंकि बाकी चीजों में भी आपको गाइडलाइन का आइडिया, सारी गाइडलाइंस आप लोगों ने होप से सुनी होंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिन चीजों में हमने अपने जमाने में गलती की थी, बट आई वांट कि आप लोग ना करें, बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल टाइम। सही गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ सकता है आपके रिजल्ट में। और अगेन, सेंड अप में मिनिमम 30 to 35 days देने हैं फॉर द प्रिपरेशन। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेंड अप्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब इट। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाया करें, वहां पे वीडियोस डायरेक्टली मिल जाती हैं। उसके अलावा बहुत सी वीडियोस सेकंड ईयर के एमसीक्यूज, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज, फर्स्ट ईयर के सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, हर चीज इंपॉर्टेंट सब कुछ मिल जाएगा, और सारी गाइडलाइंस अवेलेबल है। So thank you very much for watching.